बच्चों इस सेगमेंट में हमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही इस यूनिट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो ब्लड सेल है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बराबर है। क्या होगा? व्हाट हैपेंस इफ यू प्लेस ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी ये ब्लड सेल है और इस ब्लड सेल को हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लड सेल है और हम इसको डाल रहे हैं 1.2% NaCl सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ब्लड सेल के अंदर किसके आइसोटोनिक है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के। ब्लड सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों? 0.9%। अंदर का है 0.9%, बाहर का है 1.2%। तो ज़्यादा कहाँ है? बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो अंदर से वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ये जो आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो लेस है। बाहर जो तुम्हारा सॉल्यूशन भरा है ये 1.2 है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो मोर है। तो लिक्विड क्या होगा? ब्लड सेल के अंदर से बाहर आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं एक्सो ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस, है ना। एक्सो मतलब जब कोई लिक्विड अंदर से बाहर आता है तो हम ये कह सकते हैं एक्सो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो एक्सो ऑस्मोसिस होगी। सेल का फ्लूइड अंदर से बाहर आएगा, सेल फ्लूइड कम्स आउट और जो तुम्हारा सेल होगा सेल विल श्रिंक। सेल जो होगा SHRINK श्रिंक। ये जो सेल होगा ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। बाहर वाला तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन बच्चों जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ब्लड सेल जिसका कंसंट्रेशन 0.9% था उसको हमने काहे में डाला? 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला। ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? तो पहला पार्ट क्लियर हो गया कि अगर हम ब्लड सेल को जो 0.9% आइसोटोनिक है अगर 1.2% सॉल्यूशन में डालें तो ये हाइपरटोनिक होगा। एक्सोऑस्मोसिस होगी, लिक्विड बाहर आएगा, सेल फ्लूइड बाहर आएगा और सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों, अगर हम इसी सॉल्यूशन को, इसी लिक्विड को, ये आपका बीकर है, सेल यही है, सेल का कंसंट्रेशन 0.9% है और अब हम इसको जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उस लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.4% NaCl। अब उल्टा हो गया, बाहर तुम्हारा कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाहर तुम्हारा लो कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर जो है 0.9% NaCl है, यानी कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन तुम्हारा अंदर हाई है, 0.9 है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी हमेशा लो से हाई जाता है, तो वाटर NaCl का सॉल्यूशन अंदर, बाहर से अंदर जाएगा। जब बाहर से अंदर जाएगा तब जो प्रोसेस होगी उसे हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होती है। एंडोऑस्मोसिस होने के कारण क्या होगा बच्चों बताओ? सेल विल स्वेल एंड में बर्स्ट, है ना। लिक्विड विल एंटर इनसाइड द सेल, लिक्विड विल एंटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाएगा एंड सेल विल स्वेल मतलब फूल जाएगा। सेल जो है स्वेल हो जाएगा या कभी कभी ये बर्स्ट भी हो जाता है ना। कभी कभी ये क्या हो जाता है? बर्स्ट भी हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ये सॉल्यूशन नॉर्मल है, इसमें डाल देंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी? एक्सो, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसमें डाल देंगे तो एंडो, क्योंकि इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो फ्लूइड इसमें से इसमें जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है,
osmotic pressure method is preferred for determining the molar mass of macromolecules, प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, है ना। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज preferred for determining molar mass of macromolecules, for determining molar या molecular बात एक ही है, mass of macromolecules such as protein और पॉलीमर। ये बड़े मास वाले मॉलिक्यूल होते हैं वाई। यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को ही क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, दो कारण हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर भी मेजर कर सकते हैं, है ना। इसके लिए सॉल्यूशन को हीट करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला रीज़न है इसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, और ये ज़्यादा सुटेबल किसके लिए होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर, है ना। तो दो रीज़न है बच्चों, अगर आपसे पूछे कि भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन या पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है ये आप कौन से मेथड से निकालेंगे। पेपर में ऐसा भी बोल सकते हैं कि विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर, तो आप लिखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। फिर लेकिन यहाँ पर हमने ये पूछा है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स या जो प्रोटीन या पॉलीमर है ये इनका जो स्टेबल सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहाँ करता है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एलिवेशन ऑफ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 mkcl सॉल्यूशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 1 mkcl solution is nearly double to the 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन या सुक्रोज सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लीजिए। वाई, ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, यदि हमारा आंसर ये है कि यदि हम KCl को आयनाइज करें, 1 m KCl को तोड़ें तो ये टूटकर बनाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर हम इसके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालें, याद हो आपको वांटा फैक्टर क्या बताया था, बाद वाले मॉलिक्यूल और पहले वाले मॉलिक्यूल। तो इसके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू 2/1 इज इक्वल टू 2 होगी, I इज इक्वल टू 2, ये I है 2 होगी। जबकि अगर हम यही वैल्यू 1 m KCl सॉल्यूशन के लिए निकालें, 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकाल लें, ये वैल्यू अगर हम 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकाल लें, C6H12O6 एक्वस, तो ये टूटता ही नहीं है, ये बाद में भी यही रहेगा CCl H12O6 एक्वस, ये टूटेगा ही नहीं। क्यों, ये टूट क्यों रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। जो भी सब्सटेंस टूट कर आयन देता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं,
ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा है, तो ग्लूकोज तुम्हारा क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा भाई, KCl टूट रहा है, 2 पार्टिकल दे रहा है, 1m केवल 1 ही पार्टिकल दे रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ वेपर प्रेशर कम होगा, जहाँ वेपर प्रेशर कम होगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वेपर प्रेशर इज लेस, वेपर प्रेशर कम होगा। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है विल बी मोर। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे कम है, एक ही है, एक पार्टिकल है। यहाँ तुम्हारे कितने पार्टिकल्स थे, यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं। यहाँ तुम्हारे कितने पार्टिकल्स हैं, 1 पार्टिकल्स है, 1 पार्टिकल्स है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इज मोर। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल कम है ना, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वही हुआ ना कि अगर पार्टिकल डबल है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, दैट इज डबल टू दी 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्यों, इसके अंदर 1 पार्टिकल है, इसके अंदर 2 पार्टिकल है। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। 1 है तो 1 गुना होगा, बॉइलिंग पॉइंट 2 है तो 2 गुना होगा, सीधी सी बात। समझ में आ गया है? बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, why addition of 1 mole of glucose, why addition of 1 mole of glucose to 1 liter of water increases its boiling point, बहुत मजेदार, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों पहले पानी था, पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, ये वाटर था, वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेस होगा। अगर इसी पानी में बच्चों, इसी पानी में हमने क्या मिला दिया, 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, मैंने आपको पढ़ाया था। ग्लूकोज मंगाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसका वेपर प्रेशर बढ़ा दोगे, चलिए देखते हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको कम गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा वेपर प्रेशर कम है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले आने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। आप तो टेंशन मत लीजिए, सीधा सीधा ऐसा लिख दीजिए, वाटर है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्ट याद रखिए। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बात खत्म, टेंशन मत लीजिए। हमने 1 मोल ग्लूकोज बनाया, पानी के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलाते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, तो इसका वेपर प्रेशर लेस होगा। वेपर प्रेशर लेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बात खत्म, है ना। इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, नोट कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन बच्चों, हाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, चलिए ओरली बता दीजिए कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिला दें तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए, वैसे ही बताइए ना।
सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट क्या करेगा, उसकी ऊपर वाली सरफेस को घेर लेगा, यानी उसका आंसर ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज when non-volatile solute, when non-volatile solute is added to water, is added to water। तो बच्चों मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जब हम किसी भी वाटर में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो क्या होगा, तो हमारा आंसर ये है कि ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत मजेदार है बच्चों, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन freeze at lower temperature than water। पानी जो है वो जल्दी जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन नमक का सॉल्यूशन -5, -8, -10 के आसपास जमता है। ये बच्चों कभी कभी ऐसा भी पेपर में आता है कि why NaCl salt is sprayed on the road for clearing snow, for clearing snow। ये भी पेपर में आता है बच्चों कभी कभी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि नमक वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है। पानी अगर 0 डिग्री पे जमता है तो नमक वाला सॉल्यूशन जो है -10, -15 पे जमता है। या कभी कभी आता है कि सड़क को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए अगर उस पर स्नो गिरी हो तो हम जो है नमक को छिड़क देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर पानी होगा, सीधा पानी होगा, तब तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया कि इसी पानी के अंदर अगर अपन नमक या सॉल्यूट मिला देंगे या NaCl मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्यूशन, है ना। और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। हमने पढ़ा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी पानी के अंदर नमक को मिला देते हैं या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन सॉल्ट यानी NaCl is added in water, then its freezing point is depressed, lowered। तो इसका जो freezing point होता है, इस freezing point is lowered और therefore called as depression in freezing point, depression in freezing point। और हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी कहते हैं। यही कारण है देयरफॉर, फिर वो पूरा लिख दो कि सोडियम क्लोराइड फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर, वही वाला पूरा नोट कर दो, है ना। अब सड़कों पे क्यों छिड़कते हैं हम इसको? इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि मान लो सड़क पे स्नो गिर रही है तो स्नो पिघल जाएगी, स्नो जमेगी तब, जबकि क्या होगा, स्नो जो गिरती है, जो पानी गिरा वो वही पानी तो कन्वर्ट होता है स्नो में। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट मान लो, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है भाई, 0 डिग्री पे जमती वो, लेकिन जब नमक मिलाने से क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10, -20 हो गया, और उतना टेम्परेचर वो अचीव नहीं कर पाती। तो इसलिए जब हम कोई भी सॉल्ट को या नमक को हम पानी में मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो जल्दी जमती नहीं है। और यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड इज स्प्रेड ऑन द रोड फॉर क्लियरिंग स्नो। इज इट क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन, है ना।
कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर हमें मोलारिटी निकालना है, यहाँ पर हमें मोलारिटी निकालना है। सबसे पहले देखिए मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है, WNA मास है आपका 5 ग्राम्स। इसके बाद हम देखिए मोलर मास कितना है, M मतलब मोलर मास। किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास M। ये अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो Na+O+H, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 140। तो मोलर मास ऑफ NaOH का जो मोलर मास हो गया हमारा NaOH का, वो कितना हो गया बच्चों? वो 40 हो गया, Na+O+H। ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया है 450 मिलीलीटर। हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है मोलारिटी। सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, मोलारिटी का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। मोलारिटी का M = W डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू V इंटू 1000। ये फार्मूला हम बच्चों तब यूज़ करते हैं जबकि हमारा जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में होता है। यदि हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो कैपिटल M मोलारिटी = W डिवाइडेड बाय M इंटू V ml इंटू 1000। चलिए देखते हैं मोलारिटी M = है ना, मोलारिटी M = ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, बताइए भाई मोलर मास कितना है? मोलर मास हमने निकाला 40। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 450 ml। हमारा वॉल्यूम है 450 ml। चलिए हमने इसको सॉल्व किया बच्चों। व्हेन यू विल सॉल्व इट विल कम्स आउट टू बी 0.278, है ना, m मोल पर लीटर, 0.278। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों M = 0.278, और यू कैन ऑल्सो राइट 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। इस सवाल में हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। फार्मूला क्या है? C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। ये जो फार्मूला है बच्चों, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का है। कितना परसेंट है इथाइलिन ग्लाइकॉल? 20%। एक सॉल्यूशन में बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो 20% है। इसका मतलब 20 ग्राम तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम जो है हो गया वाटर। 20% मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल और जो है तुम्हारा 80% वाटर, यानी 18 ग्राम वाटर। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जब मोल फ्रैक्शन का हमें न्यूमेरिकल करना होता है तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो भी कंपोनेंट हो। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर का, क्योंकि 20% है पानी में। ठीक है, दोनों के मोल्स निकाल के और फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों के सबसे पहले मोलर मास मालूम होने चाहिए आंसर में। तो सबसे पहले लिखते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। बच्चों हम सबको मालूम है कि वाटर का फार्मूला H2O होता है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 हो गया मास, प्लस ऑक्सीजन का 16 = 18। वाटर का हमारा मोलर मास 18 हो गया। अब किसका मोलर मास निकालें? अब निकालें मोलर मास ऑफ C2H6O2। क्या है ये C2H6O2 बच्चों? ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 2 है कार्बन, तो 12 × 2, हाइड्रोजन 6 है तो प्लस 1 × 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2। तो अगर आप देखें 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा? 30। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपके 30 प्लस 32 = 62। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों के हम मोलर मास निकाल लेंगे। ऊपर वाले का भी मोलर मास निकाल लिया, नीचे वाले का भी मोलर मास निकाल लिया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों के बच्चों हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। पहले किसके निकालने? पहले निकालने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर लिखा है तो पहले वाटर के निकालने। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास।
क्या हो जाएगा बच्चों, मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मास कितना दिया है बताइए, वाटर का मास 20% ये है, तो ये हो गया 80। मोलर मास कितना होगा बोलो वाटर का, 18, तो ये हो गया 18 अपॉन 18। तो 80 अपॉन 18 को जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो इट विल कम्स आउट टू बी 4.44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया बोलो, 4.44। अब हम अगला करें, अगला किसका निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H6O2, है ना। क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। देखिए फिर से सुनिए, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना दिया इथाइलिन ग्लाइकॉल का, 20% यानी 20। मोलर मास कितना है आपका, 62, तो ये आ गया 20 अपॉन 62। तो जब 20 को 62 से बच्चों हम डिवाइड करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 0.3222। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल लिया। अब हम बच्चों दोनों के निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। दोनों के क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। चलिए दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं बच्चों, फर्स्ट वी डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। बताइए मोल फ्रैक्शन को कहाँ से नोट करते हैं, एक्स से। चलिए C2 हमसे वही पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो C2H6O2। क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जिसके मोल फ्रैक्शन पूछे उसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों हमें ऊपर लिखना है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखना है। चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने बताओ, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले इथाइलिन ग्लाइकॉल के, 0.322, तो ये हो गया 0.322 डिवाइडेड बाय, चलिए नीचे इथाइलिन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मोल्स 0.322 और प्लस आपके वाटर के मोल 4.44। ये हमने दोनों के वो निकाल लिया। अब जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 0.068। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई तिवारी सर इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कितना निकला, तो हम ये बोलेंगे 0.068। मान लीजिए आपके पेपर में, यहाँ तो उन्होंने केवल इथाइलिन ग्लाइकॉल का ही पूछा है, मान लीजिए आपके पेपर में उन्होंने पानी के भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछ लिए, तब क्या करोगे, तब हम लिखेंगे बच्चों, इधर देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो वाटर के कितने हो जाएंगे तुम्हारे, हाँ नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अगर एक कंपोनेंट आपको दिया हो तो दूसरा कंपोनेंट आप डायरेक्ट निकाल लो। क्यों, देखिए मैं फार्मूला बताऊं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों। ये फार्मूला होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उनका जो सम होता है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा H2O, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब 1 की जगह 1 आएगा, माइनस क्या है 0.068, 0.068। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट टू बी 0.932, है ना बच्चों, इट विल कम्स आउट 0.932। तो देखिए, कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन आपके पेपर में पूछा जाए, सबसे पहले आप पानी का मोलर मास निकालिए, उसके बाद आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालिए। जिसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हो, मास अपॉन मोलर मास पानी का निकाल लिया, मास अपॉन मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिख दीजिए, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व किया 0.068, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। जहाँ भी दो कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में बच्चों, वहाँ पर दोनों का सम एक के बराबर होता है। तो अगर हमें वाटर का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये आ गया 0.932, है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको पूरा आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट दी
मोलालिटी, देखिए यहाँ पे आपको मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने निकाला था मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COOH फार्मूला होता है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब ये भी लिक्विड है, ये हमारा जो इथेनॉइक एसिड है ये भी लिक्विड है और बेंजीन ये भी लिक्विड है। अब हम किसे सॉल्यूट बोले किसे सॉल्वेंट बोले, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर फिजिकल स्टेट सेम हो तो जो कम प्रोपोर्शन में होता है या कम रेशियो में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं और जो ज़्यादा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का अगर आप फार्मूला लिखें M इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ भी हम B लिखेंगे वो रिलेटेड होगा सॉल्यूट से और जहाँ भी हम A लिखेंगे वो रिलेटेड होगा सॉल्वेंट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये फार्मूला होता है मोलैलिटी का। मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो बच्चों जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो हमें क्या चाहिए? मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम मास तो दिया है इथेनॉइक एसिड का, इसका मोलर मास निकालेंगे। इथेनॉइक एसिड क्या निकालेंगे? मोलर मास। तो हम ये लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ। अब इथेनॉइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। हम इसको ये भी लिख सकते हैं C2H4O2 इज इक्वल टू, क्यों लिख सकते हैं? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन 12 होता है तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 है 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16 इंटू 2, तो हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? ये 8 हो गया, ये आपका 60 हो गया। तो 60 क्या आ गया? मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना आ गया बच्चों? 60। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके? इथेनॉइक एसिड के। ये फार्मूला इथेनॉइक एसिड का है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ये फार्मूला होता है बच्चों मास अपॉन मोलर मास। चलिए बताइए मास कितना दिया है? अपने को मास कितना दिया है? 2.5। ये आपका मास हो गया, ये आपका मास हो गया। मोलर मास कितना दिया है? आपका 60। इज इट क्लियर? तो बच्चों जब हम 2.5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0417 है ना, 0.0417। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आ गया NB, ये NB आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि इसका परसेंटेज कम है, यानी ये जो N एसिटिक एसिड है ना यही आपका NB है, यही आपका NB है क्योंकि कम अमाउंट में है। अब हम क्या ले सकते हैं? M इज इक्वल टू, है ना। अब हम क्या ले सकते हैं? इधर देखिए हम ले सकते हैं M इज इक्वल टू NB। NB की आपकी वैल्यू कितनी आई? 0.0417। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 75 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 75 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? 75 ग्राम हमने लिख लिया मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। ठीक है। अब 75 इंटू ये हम कर देंगे 1000, ये कर देंगे हम 1000। इज इट क्लियर? तो जब हम 75 को बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका M इज इक्वल टू 0.55 अराउंड 6। तो ये हो गई इसकी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? या तो ले सकते हैं M इज इक्वल टू 0.556 या ले सकते हैं 0.556 या हम ले सकते हैं मोल पर केजी, मोल इंटू केजी इनवर्स। ठीक। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, हमसे मोलैलिटी पूछा था, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है। मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो सबसे पहले हमने मोलर मास निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, NB निकाला। NB की वैल्यू कितनी है? 0.0417। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया था? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया मोलैलिटी। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of
0.98 बार पार्शियल प्रेशर जो दिया है वो 0.987 दिया है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू फॉर नाइट्रोजन इज 76.48 बार, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। अगर आप हेनरीज लॉ के हिसाब से इक्वेशन देखें तो क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। आपको मैंने पढ़ाया है हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों फार्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। इस सवाल में एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें निकालना है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट विल डिसॉल्व इन वाटर। उस पानी के अंदर कितने नाइट्रोजन के मोल्स हैं जो डिसॉल्व हो रहे हैं। तो हमें काम करें, पहले एक्स निकाल लें, पहले पूरा मोली फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन के बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गैस निकाल लें। हमारी नाइट्रोजन सॉल्यूट कहलाएगी क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंट कम है। चलिए करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हमें पार्शियल प्रेशर दिया है, देखिए पार्शियल प्रेशर दिया है, हमें हेनरीज कांस्टेंट की भी वैल्यू दी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। चलिए वैल्यू रखते हैं। KH की वैल्यू कितनी दी है भाई बताइए, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी है 76.48। देखिए आपके सामने है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो दी है वो है, बताइए कितनी है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट नाइट्रोजन exert a partial pressure of चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट नाइट्रोजन exert a partial pressure of 0.987 bar. Henry's constant, given that Henry's law constant for nitrogen is 76.48। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था Henry's law in terms of partial pressure, है ना, जिसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था क्या, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें बच्चों तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये इनटू है, ये इनटू है, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, यानी हमें एक्स निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन हेनरी कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। तो चलो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी है ऑफ नाइट्रोजन की, ये देखो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है 0.987। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 76.48 बार। इज इट क्लियर, ये आपकी वैल्यू है। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, है ना। ये जो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी आएगी आपकी, वो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए एक फार्मूला होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ रखते हैं, बोलो उसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। बिल्कुल देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये जब हम नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब क्या होगा देखिए हम नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ये हो गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें निकालना है,
ये हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई, नीचे बच्चों दोनों दिया है, नाइट्रोजन भी दिया, वाटर भी दिया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत कम हो, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर बहुत कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज नेग्लेक्टेड, है ना, हम इसको हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो नीचे सिर्फ किसके नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या बचेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन हमने कितना निकाला बच्चों, हमने मोल फ्रैक्शन निकाला 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये हमें निकालना है। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, हमें मालूम है बच्चों की मोलैलिटी ऑफ वाटर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ वाटर। मैं बताऊंगा अगले न्यूमेरिकल में मोलैलिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है, 55.5, बहुत ही सिंपल है, 55.5। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब मैं बड़ा लिखता हूं, 55.5। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बहुत ही सिंपल है भाई, अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। देख लीजिए 55.5, क्लियर। अगर आप इसको मोल में निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई बताओ, ये वैल्यू आएगी आपकी 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स, है ना। ये आपके अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इट विल कम्स आउट टू बी 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। अब बच्चों जब हम इसको मिली मोल्स में निकालते हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिली मोल्स में, क्योंकि हमें हमारा जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा है मिली मोल्स में पूछा है, तो हम क्या करेंगे 7.16 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बताओ भाई, ये बचेगा 10 की पावर -1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 एक आगे बढ़ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 0.716 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स। एनी प्रॉब्लम, इट विल कम्स आउट टू बी 0.71616 मिलीमोल्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें नाइट्रोजन निकालना है, नीचे दोनों क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हटा दिया तो ये हट गया, तो ये 2 बचा, है ना। अब हमें मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स चूंकि मिली मोल्स से पूछा है तो हम कंप्लीट कर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला न्यूमेरिकल है हमारा बच्चों, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में सीधा सीधा एमसीक्यू में आता है, तो बच्चे सीधे सीधे लगाते हैं सर 55.5, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि आखिर वो 55.5 आया कैसे। तो देखो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आंसर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है 1 मिलीलीटर, तो 1 ग्राम पर ml। अब बच्चों मोलैलिटी जो हमें निकालना है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो वाटर है वो हमारे लिए सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास कितना है 1 ग्राम, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं बोल रहा हूँ देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा इनटू 1000। मास कितना दिया है 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 1। मोलर मास सब बच्चों को मालूम है भाई, वाटर का मोलर मास क्या होता है 2 + 16 इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया 1/18, ये हो गया 1/18 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम पर ml, तो ये हो गया 1 ml, और इनटू ये हो गया 1000। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 1000 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, ये आपको जब सॉल्व करोगे
it will comes out to be 55.5 ग्राम पर केजी, 55.5 ग्राम पर केजी इनवर्स या केजी इनवर्स। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बार हमारे एग्जाम में आया है कि वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, तो रट जाता है डायरेक्ट 55.5। नोट कर लीजिए। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ 9.8% mass by mass solution of sulfuric acid if density of solution is 1.02 gram per ml, molar mass of sulfuric acid is 98। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है मोलैरिटी यानी कैपिटल एम। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम हो तो हो जाएगा इनटू 1000। इज इट क्लियर? चलिए हम देखते हैं मास कितना है। मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें जो मास दिया है बच्चों वो दिया है 9.8 ग्राम। चलिए मोलर मास निकालते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास होता है बच्चों H2SO4, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन का एक, सल्फर का 32 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 4 हो गया, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा बताओ, 98। हमें बच्चों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दी गई है वो दी गई है 1.02 ग्राम पर ml। हमारी जो डेंसिटी है, इधर देखिए, हमारी जो डेंसिटी है वो कितनी दी गई है, 1.02 ग्राम इनटू मोल इनवर्स, मिलीलीटर इनवर्स। अब हमें यहाँ रखना है वॉल्यूम की वैल्यू, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है 1.02, वॉल्यूम कितना है हमारा वॉल्यूम कितना है 100, टोटल वॉल्यूम 100 ग्राम, 100 ग्राम हमारा वॉल्यूम है, 100 ml है टोटल वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, हमें, ठीक है, नहीं, डेंसिटी हमें कितनी दी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। हमारा मास कितना है, वेट बाय वेट, तो 9.8 प्लस रिमेनिंग, तो टोटल हमारा मास हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 100 ग्राम मास हो जाएगा। चलिए वॉल्यूम डेंसिटी निकालने, हमें डेंसिटी कितनी दी है, हमें जो डेंसिटी दी है वो दी है 1.02, ये हमें डेंसिटी दी है। ठीक है, चलो अब वैल्यू प्लेस करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ रखते हैं। चलिए अब मोलैरिटी मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना दिया है 9.8, मोलर मास हमने कितना निकाला बताइए, हमने निकाला 98, मोलर मास निकाला इनटू वॉल्यूम, तो हमने V बराबर कितना निकाल लिया, हमने निकाल लिया 100 डिवाइडेड बाई 1.02 इनटू ये हो गया 1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये हटा दिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ गया कितना आ गया बच्चों, 1.02 मोल लीटर इनवर्स, 1.02 मोल लीटर इनवर्स। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1.02 मोल इनटू लीटर इनवर्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, है ना, प्योर सॉल्वेंट, प्योर बेंजीन मतलब प्योर सॉल्वेंट इज 0.850 बार, है ना, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड 0.5 ग्राम इज एडेड टू 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS, ये आपका हो गया 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी ये जो सवाल है बच्चों ये आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अपन करते हैं, पहले तो वैल्यू क्या क्या दी है, मास ऑफ सॉल्यूट ये दिया है तुम्हारा 0.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कम है
है ना। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बच्चों बी मानते हैं ना, ध्यान रखना जहाँ भी बी लिखेंगे वो सॉल्यूट होगा, वो हमेशा सॉल्यूट होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट कौन है हमारा, बेंजीन, है ना। यहाँ मैं बार बार लिखता हूँ बच्चों, बी सॉल्यूट ए सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए मास ऑफ बेंजीन कितना है बोलो, 39 ग्राम, ये हो गया क्लियर। चलिए अब मोलर मास ऑफ बेंजीन, ये एमएम मतलब मोलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ये हो जाएगा 78। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए, पी मतलब वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट प्योर के लिए नॉट लगाते हैं, कितना दिया 0.850 बार वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब इसको मिलाएंगे इसमें तो जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.845 बार। हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस यानी हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना है। अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, है ना, मैंने आपको राउल्स लॉ पढ़ाया था, और राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, इज इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये देखिए सारी चीज़ें आपको याद है, केवल उसकी एप्लीकेशन है। अब हमने क्या पढ़ते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसकी खोल दें, इसको एक्स बी को खोल दें तो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यह ऊपर आपका बन गया क्या, ऊपर आपका, चलिए अलग कलर के पेन से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी। तो एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, एक मिनट भाई, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसको ओपन कर दें तो हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। बच्चों मुझे बताइए, ऊपर केवल सॉल्यूट है, नीचे आपका सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूशन भी है, तो अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना डाइल्यूट भाई, क्योंकि 0.5 ग्राम मिला रहे हो आप और 39 ग्राम में मिला रहे हो तो बहुत डाइल्यूट है। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो क्या उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा पता चलेगी, बिल्कुल नहीं। तो हम एन बी को हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एन बी को हटा सकते हैं। चलिए एन बी को हटाते हैं, बोलो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, नीचे केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएंगे। चलिए ओपन करते हैं इसको, एन बी को ओपन करते हैं। बच्चों हमें मालूम है एन ए इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वैल्यू रख दें, चलिए रखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट का बच्चों हमें मोलर मास क्या करना है ना, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देखिए, है ना। हमें किसका मोलर मास निकालना है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या होगा, एम बी को ऊपर ले जाए, चलिए ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी को वहाँ ले गए तो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू, ये जब उधर जाएगा तो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा, तो पी नॉट ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। अब बच्चों पूरी वैल्यू रख दो, चलो रखते हैं वैल्यू, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की तुम्हारी वैल्यू कितनी दी है 0.5, आप वहाँ देखते जाएं, एम बी है ना, ये क्या हो जाएगा ये, तो एम बी अगर ऊपर ले गए तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए कितना दिया हमारा 78, तो ये तुम्हारा हो गया 78 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दी है बताओ 39, ये आपका आ गया 39 इंटू पी नॉट ए,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया है 0.850 डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 0.845। तो ये हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है बच्चों, व्हेन वी विल सॉल्व इट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अबाउट 170 ग्राम। इट विल कम्स आउट टू बी 170 ग्राम, ठीक है, इनटू मोल इनवर्स। तो बच्चों मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट हमारा निकलेगा वो निकलेगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये जो सोल्यूशन है बच्चों हमारा, ये आधारित है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। ये जो न्यूमेरिकल है इट इज बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। बच्चों एलिवेशन और डिप्रेशन का पेपर में जरूर न्यूमेरिकल आता है। इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन विल बॉइल, है ना, यानी हमें सिंपली बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस डेल टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए के भी दिया, ये दिया है। अब बच्चों यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तिवारी सर हमें तो ये फार्मूला याद ही नहीं होता सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, कि हम बॉइलिंग पॉइंट निकालें। तो देखो बच्चों उसका सबसे बढ़िया तरीका देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। देखिए डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम लिखिए, बिल्कुल सही। फिर हमें मालूम है कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। देखिए 3 स्टेप में आपका फार्मूला आता है। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, एम की वैल्यू रख दी एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब एन बी को खोले, जब खोलेंगे तो के बी इंटू एन बी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो जब जैसे ही हमारा फार्मूला बन जाए आप ऊपर वाली चीज़ों को हटा दीजिए। लो साहब कितना अच्छा क्लियर हो गया, ये हो गया डेल टी बी, तो हमारा डेल टी बी का फार्मूला आ गया। चलो अब देखते हैं कौन सी चीज़ क्या है। चलिए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज का। अच्छा मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना दिया है, ये दिया 180 ग्राम, बिल्कुल सही तिवारी सर। चलिए 1 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 1 kg। 1 kg मतलब ग्राम में अगर लिखना है तो 1000 ग्राम, है ना, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, W ये आ गया। तो KB की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है। चलिए अब डेल टी बी निकालते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं बोलो, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों बताइए, KB की वैल्यू हमें दी है 0.52। KB की वैल्यू क्या दी है बताओ, KB की हमें वैल्यू दी है 0.52, तो KB की वैल्यू रख दो 0.52 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 180 इंटू डब्ल्यू बी ये दिया 18 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया 1000 इंटू ऊपर कितना दिया 1000। देखिए सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही हैं। अब क्या होगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। तो जब 10 टाइम्स कैंसिल हो गया तो तुम्हारे डेल टी बी की वैल्यू क्या आई, तुम्हारी डेल टी बी की जो वैल्यू थी बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल टी बी की वैल्यू कितनी आई, हमारी डेल टी बी की जो वैल्यू आई वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0.52 डिवाइड बाई 10 तो 0.052 केल्विन। ये जो वैल्यू आती है बच्चों ये काहे में आती है बोलो, केल्विन में आती है। कोई दिक्कत? चलिए अब हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। हमसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन विल बॉइल, यानी बॉइलिंग पॉइंट। फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो फार्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस डेल टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आप बोलोगे तिवारी सर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलो हमें चाहिए केल्विन में, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है बच्चों 273 केल्विन, तो चलो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये हो जाएगा 273 केल्विन प्लस इसका कितना केल्विन आ रहा है 0.052 केल्विन, ये आ गया है ना, 273 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो डेल टी बी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन, क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बॉइलिंग वाटर नहीं, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए डेल टी बी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन, ठीक है, ये हमें निकल गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, है ना, ये हो जाएगा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, है ना, प्लस डेल टी बी। बच्चों पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो चलिए लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर केल्विन में देखते हैं, 373 केल्विन प्लस डेल टी बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, डेल टी बी की वैल्यू 0.052 केल्विन, और टोटल जोड़ेंगे तो 373.052 केल्विन। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका कि हम किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लीजिए, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है यदि आप इसको ध्यान देंगे तो। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of calcium chloride to 200 gram of water, assuming that calcium carbonate is completely dissociated। Kb की वैल्यू दी है, ठीक है, चलिए आंसर करते हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारा आयोनिक कंपाउंड है। चलिए डिसोसिएट करते हैं, CaCl2 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम वांटा फैक्टर की वैल्यू देखें इसके लिए I की वैल्यू, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन 2 है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो I की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है ना, क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी डेल टी बी निकालना है हमें। तो डेल टी बी का फार्मूला क्या होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, है ना, हमारा जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। लेकिन बच्चों जब हम वांटा फैक्टर निकालते हैं तो इसमें आपकी वांटा फैक्टर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वांटा फैक्टर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए रखते हैं वैल्यू, सारी वैल्यू देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी है। चलिए सबसे पहले I की वैल्यू आपकी 2 आ गई, Kb की वैल्यू आपकी ये दी है, W की वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, ये दिया है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ये दिया है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आपका दिया है 200 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये दिया 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, क्लियर। चलिए एम बी, अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है डेल टी बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी आई की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू के बी की वैल्यू रखते हैं 0.512 इंटू डब्ल्यू बी, इसकी वैल्यू रखते हैं 200 डिवाइड बाई एम बी की वैल्यू रखते हैं 111 इंटू डब्ल्यू ए, मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रखते हैं 200 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, करिए डेल टी बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। डेल टी बी की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी बताइए। तो बच्चों जब हम डेल टी बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 157, और काय में आएगी, केल्विन में। तो इसको पॉज करिए बच्चों, और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर नहीं बनाता है, dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin to 253.93 Kelvin। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जब हमने उसको मिलाया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम से ज़्यादा हो गया, है ना। पहले 353.23 था, फिर बढ़कर 353.93 हो गया। कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो फार्मूला वही लगेगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो बच्चों सबसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले बच्चों हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लें। क्या निकालने बोलो, हम निकाल लें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए करते हैं। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू 353.93 माइनस 353.23। लिख लीजिए 353.93 माइनस 353.23। इसको जब माइनस करेंगे बच्चों तो ये भी केल्विन में है, ये भी केल्विन में है, दोनों ही केल्विन में है, तो ये आ जाएगा 0.70 केल्विन, है ना। डेल टी बी की जो आपकी वैल्यू है ये कितनी आ गई, 0.70 केल्विन। अब पूरा इसका फार्मूला लिख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब के बी कितना दिया है, देखिए ये आपकी के बी की वैल्यू हो गई, ये हमारा के बी हो गया। के बी हमारा कितना दिया है, 2.5 इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है बोलो, ये हो गई 90 ग्राम। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका डब्ल्यू बी कितना हो गया बोलो, 1.5 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूट है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया आपका बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट ये दिया 90 ग्राम। डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया है, 90 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट ये दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें निकालना है एम बी, हमें निकालना है एम बी, हमें निकालना है। क्लियर। चलिए अब लिखते हैं भाई, एम बी को ऊपर ले आएंगे, एम बी को ऊपर ले आएंगे। तो जब एम बी को ऊपर ले आएंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, ये होगा एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी आपका नीचे आ जाएगा इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। चलिए वैल्यू रखते हैं सब, जो भी वैल्यू अपन ने निकाला है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू के बी। तुम्हारे के बी की वैल्यू कितनी है, तुम्हारी के बी की वैल्यू है 2.5 इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, ये है 1.5 डिवाइडेड बाई इंटू ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई डेल टी बी। डेल टी बी हमने कितना निकाला, 0.70 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तुम्हारा हो गया 90। तो क्या हो जाएगा, निकालिए एम बी इज इक्वल टू, निकालिए बच्चों निकालिए एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ जल्दी करिए, बहुत सिंपल सा है बच्चों, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो एम बी होगा बच्चों, हाँ बताइए जल्दी से कैलकुलेट करिए भाई। एम बी आपका कितना हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 ग्राम इंटू ये हो जाएगा मोल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सब कुछ दिया है, यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। डेल टी भी हमें डायरेक्ट हमने निकाल लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हमने मिलाया था तो कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो गया था, है ना। इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो तीनों टाइप के सवाल मैंने बता दिया कि आप टीबी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, मोलर मास निकालना है तो व्हाट विल यू डू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी तक जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, KF ऑफ वाटर इतना। हमें निकालना क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पहले हमें निकालना होगा डेल टी एफ, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए डेल टी एफ का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, वही सेम डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू एम। मोलालिटी बराबर क्या होता है, NB अपॉन WA, वही बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इंटू 1000। चलिए NB की वैल्यू रख दे, सेम वही। देखो मैं 3 स्टेप में निकालते हैं बच्चों, फिर से बता दूं, देखो एक बार आपको सारे स्टेप्स फिर से बता दूं। देखो डेल टी एफ
इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, या डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये हो गया। अब आप एन बी की वैल्यू रख दो तो के एफ इंटू हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, तो ये हो जाएगा डेल टी एफ। 3 स्टेप में बच्चों आप इस फार्मूले को डेराइव कर सकते हो, यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो 3 स्टेप में आप इस फार्मूले को डेराइव कर सकते हो। अब देखो गिवन वैल्यू रखो, गिवन वैल्यू क्या है 60 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 60 ग्राम दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए ये कितना दिया है, ये दिया है 250 ग्राम दिया है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी ये कितना दिया है 180 दिया है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। ठीक, हमें डेल टी एफ क्या करना है, डेल टी एफ हमें नहीं, हमें डेल टी एफ नहीं निकालना है बच्चों, हमें टी एफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ। लेकिन बच्चों ध्यान रखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, बोलिए। हाँ डेल टी एफ, चलो उस तरफ लिखते हैं वैल्यू, पूरी वैल्यू हम लिखते हैं एक करके। चलिए बताइए, हाँ बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ। के एफ की वैल्यू क्या ये है, के एफ ऑफ वाटर ये दिया है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाई एम बी की वैल्यू कितनी है बोलो 180 इंटू डब्ल्यू ए कितनी है बोलो 250 इंटू कितना हो जाएगा ये 1000। तो बच्चों डेल टी ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हाँ डेल टी ए बराबर क्या हो जाएगा, हाँ बताइए। डेल टी ए बराबर हो जाएगा आपका 2.48 केल्विन, ये आ गया 2.48 केल्विन। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें निकालना है बच्चों, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हमें निकालना है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस, एलिवेशन में प्लस करते हैं फ्रीजिंग में माइनस करते हैं, माइनस डेल टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ, ये यहाँ लिख रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है 273 केल्विन, तो यहाँ हो जाएगा 273 केल्विन माइनस 2.48 केल्विन। कर लीजिए 273 केल्विन माइनस 2.48 केल्विन, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा बच्चों 270 केल्विन, है ना, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है कि अगर हमें केवल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा आता है तो हमें पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है। पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, मोलर मास है 142 ग्राम मोल इनवर्स, was dissolved in 50 gram of water assuming sodium sulfate undergo complete dissociation। बच्चों हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे आयनिक कंपाउंड हमें दिया है, तो तिवारी सर आपने बताया था कि कहीं भी आयनिक कंपाउंड होगी तो वहाँ पर हम वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। चलिए डिसोसिएट करते हैं, Na2 से SO4 को डिसोसिएट करते हैं, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। वांटा फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन। मैंने आपको वांटा फैक्टर में पढ़ाया था, तो 2 मोल इसके 1 मोल इसके, 3/1 बराबर 3, आई की वैल्यू 3 आई। अब हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले एलिवेशन निकालना होता है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के एफ इंटू एम, है ना। डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। चलिए एम की वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ये हो जाएगी 1000, है ना। ये डेल टी एफ की वैल्यू हो गई, ठीक। चलो अब कौन सी वैल्यू क्या दी है, के एफ की वैल्यू तो ये दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी है, 2 ग्राम, है ना। अलग कलर के पेन से लिखते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डब्ल्यू बी की हमें जो वैल्यू दी है वो दी है 2 ग्राम, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू ए की वैल्यू, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू दी है 50 ग्राम, 50 ग्राम हो गया। चलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी की वैल्यू दी है 142 ग्राम, है ना। हमें डेल टी एफ निकालना है। चलिए डेल टी एफ निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेल टी एफ इज इक्वल टू एम, ये एम की वैल्यू रख दी ना, एम की वैल्यू ये पूरी आ गई। तो के एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 186 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू ये हो जाएगी आपकी 1000। एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बताइए, 111। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी कितना है बोलो, 142, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, है ना। अच्छा, चूंकि बच्चों यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे आई की वैल्यू इतनी आई है ना, तो डेल टी एफ के साथ आप इस फार्मूले में आई भी लगाएंगे, तो इज इक्वल टू आई इंटू, तो हम यहीं पर इंटू आई कर देते हैं, यहीं पर अपन इंटू आई कर देते हैं। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही, देखो मुझसे भी छूट रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर वांटा फैक्टर होगा वहाँ पर आपको आई का मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो आई इंटू। चलिए, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारी 3 आई, तो 3 इंटू ये हो गया अपॉन 142 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये हो गया 50 ग्राम। तो इससे हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इससे हमारी वैल्यू निकलेगी डेल टी एफ की। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए, आपकी डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आती है, हाँ कैलकुलेट करिए बच्चों, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आती है। चलिए, ये आ जाएगी 1.57 केल्विन, डेल टी एफ की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1.57 केल्विन। हमें निकालना है क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगला फार्मूला हम लगाएंगे, तो हमारा अगला फार्मूला होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हाँ बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डेल टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलें तो 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 273 केल्विन प्लस ये हो जाएगा 1.57 केल्विन, है ना। 273 केल्विन नहीं, माइनस है ना, प्लस नहीं है बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा 1.57 केल्विन। चलिए माइनस करिए, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 271.58 केल्विन। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 271.58 केल्विन। तो इस तरह से ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है, पॉज करिए और नोट करिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree centigrade, assuming that it is completely ionized, है ना। ये हमें मतलब यहाँ पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। सबसे पहले हम गिवन देखें क्या है, हम देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 25 मिलीग्राम, अगर हमें इसे ग्राम में बदलें तो 25/1000 ग्राम, है ना। अगर मिलीग्राम को ग्राम में बदलें तो इंटू 1000 ग्राम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल कम्स आउट टू बी 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हो गया। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 2 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, ठीक है। अगला टी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखें तो 273 + 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन हो गया, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, हमें पाई निकालना है, पाई का मतलब बच्चों हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। चलिए वांट ऑफ इक्वेशन है बच्चों, एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो क्या कहती है, पाई वी इज इक्वल टू NRT। अब इस न्यूमेरिकल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो आयनिक कंपाउंड दिया गया है। आयनिक कंपाउंड क्या है, K2SO4। हमारा जो कंपाउंड है वो है K2SO4,
तो बच्चों अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो हमारे पास 2 पोटेशियम है, हम इसको आयनाइज करें तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। I जो है बच्चों यहाँ पर I की वैल्यू लगेगी, है ना, पाई वी इज इक्वल टू nRT। तो अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन 2 है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब हमारा फार्मूला ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा I इंटू पाई वी इज इक्वल टू I इंटू NB इंटू RT। वैसे फार्मूला हमारा क्या होता है? पाई वी इज इक्वल टू NB RT। लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड होगा तो I की क्वांटा फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। चलिए हमें क्या निकालना है? पाई। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? I इंटू NB। NB की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बताओ हमारी NB की वैल्यू क्या होती है? WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू RT, और ये वॉल्यूम नीचे हो जाएगा V। चलिए I की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया 25/1000, तो इंटू 10⁻³ कर दीजिए सीधे सीधे। R की वैल्यू चलिए बताइए, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? याद है हमें? 0.082 इंटू T की वैल्यू 298 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB कौन है बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों अगर हम पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे तो पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास कितना आएगा बताइए? 172। कितना आएगा मोलर मास? 174। पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास आता है बच्चों 174। वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर, है ना। पाई इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। हाँ बताइए आंसर कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 5.27 इंटू इसकी जो पावर है वो आ जाएगी -3 एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। ये सवाल किसका है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर का है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हमें आयनिक कंपाउंड दिया हो तो हमेशा हम I की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का है, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.56 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। चलिए दिया क्या है? जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 200 ml, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ml, लीटर में चाहिए तो 200/1000 लीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है। दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 ग्राम दिया है। तीसरा टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू दी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो है वो हमारी प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, आयनिक नहीं आता। तो हम जो फार्मूला लिखेंगे वांट ऑफ इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पाई वी इज इक्वल टू NB इंटू RT, NB इंटू RT। चलिए NB बराबर क्या होता है? WB अपॉन MB। तो पाई वी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू RT। हमें मोलर मास निकालना है या नहीं, ये निकालना है। इसको ऊपर ले गए तो MB इज इक्वल टू WB इंटू पाई इंटू V इंटू RT। चलिए इन सारों की वैल्यूज़ रख दें, हम इसमें रखते हैं तो हो जाएगा MB इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या होगी? 1.26 इंटू R 0.082 इंटू टेम्परेचर हमारा कितना है? टेम्परेचर हमारा है 300 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी है? 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना है आपका लीटर में? 200 और इंटू 1000। तो तुम्हारा जो 1000 होगा बच्चों ये भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इंटू
ये मैंने यहाँ लिख दिया इंटू 1000, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। क्लियर? ये हो जाएगा, तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा घिसका के मैं लिख रहा हूँ यहाँ वैल्यू को थोड़ा घिसका के लिख रहा हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा MB इज इक्वल टू WB की आपकी वैल्यू होगी 1.26 इंटू R 0.082 इंटू T की वैल्यू हो जाएगी आपके 300 केल्विन डिवाइड बाई पाई की वैल्यू होगी 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 200, और इसका जो 1000 होगा इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा? हाँ बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 61 पॉइंट लगभग 02 ग्राम, है ना, इनटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो आपको फार्मूले के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।